Hello students, it's fourth video of this chapter. Today we will discuss about the Bayes theorem. It's a very important theorem. हर साल हमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन इस थ्योरम से मिलता है। तो 6 मार्क्स का है और बहुत सिंपल है। आप इसको देखिए, बहुत इजी है ये। इसको मैं इस तरीके से थोड़ा सा शुरू करता हूँ। पहले आप देखिए, हम पहले ही जान लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं। ठीक है, सपोज हमारे पास ये 2 बैग्स हैं। ओके, तो 2 बैग्स हैं, तो ये बैग 1 है और ये बैग 2 है। ठीक है, तो हो क्या रहा है, सपोज इसमें क्या है, 2 हमारे पास व्हाइट बॉल्स हैं और 3 रेड बॉल्स हैं सपोज। ठीक है, और ये जो बैग है इसमें क्या है, 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 6 रेड बॉल्स हैं। क्लियर? अब क्या हुआ, आप समझिए, सिचुएशन को समझिए। ये 2 बैग्स हैं, एक जगह रखे हुए हैं। तो हमने क्या किया, आइज क्लोज की और एक बॉल निकाल ली। अब हमें ये नहीं पता किस बैग से आ रहा, क्या आ रहा है, और हमने देखा कि भाई वो बॉल कैसी है, सपोज रेड बॉल आ गई हमारे हाथ में। तो रेड बॉल आ गई हमारे हाथ में। अब रेड बॉल तो हमारे हाथ में, जब हमने आंख खोल के देखा तो हमें पता चला कि भाई रेड बॉल है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि कौन सा बैग है। समझ रहे हैं आप? ये तो पता चल गया कि रेड बॉल आ गई, मतलब प्रोबेबिलिटी अब हमें किसकी निकालनी है, ये रेड बॉल हमारे हाथ में पहले से आ गई और हमें पता चला कि चलो ये जो है बैग फर्स्ट से आ गई, फर्स्ट बैग से आ गई। तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स हमें जो है बेस थ्योरम में सॉल्व करने को मिलती हैं। ठीक है, समझ रहे हैं आप? मतलब रेड बॉल पहले से हमारे पास आ गई जो हमारे हाथ में है, अब हमें ये पता करना है कि भाई वो किस बैग से आई है। तो पहले मैं आपको बेस थ्योरम का स्टेटमेंट बताऊंगा, उसके बाद बेस थ्योरम का प्रूफ भी बताऊंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा। इसे अच्छे से देखिए आप। सपोज एस बी द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस इसमें कोई नई चीज नहीं है, ये आप पहले से जानते हैं। एस बी द सैंपल स्पेस और एंड E1 E2 ऐसे आप चलते जाइए, En, ठीक है ना, बी एन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। अब देखिए, ये जो म्यूचुअली एग्जॉस्टिव और एक्सक्लूसिव की बात हो रही है, ये आप पहले से अभी हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, इवेंट्स, और मैं आपको अभी फिर से एक बार बता दूंगा, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एसोसिएटेड विथ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। इफ ए is any event which occur with E1 or E2 और ऐसे चलते जाइए और En, ठीक है। देन तो देखिए, आपको ये स्टेटमेंट पहले समझ में आ गया। जैसे अभी मैंने 2 बैग का एग्जांपल लेके आपको समझाया था, उसी तरीके से एस बी द सैंपल स्पेस E1 E2 En। जैसे मैंने 2 बैग लिए थे, इसमें मान लीजिए n है हमारे पास, वी n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स associated with a random experiment if A is the event which associate with, A एक ऐसी इवेंट है जो एसोसिएट कर रही है किसके साथ, E1 E2 या En के साथ। तो क्या होता है, हमें अगर मान लीजिए इस तरीके से हमें निकालना है कि कोई भी EI अपॉन A है, मतलब कोई भी बैग हमने ले लिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, तो आपका जो प्रोबेबिलिटी, जो बेस थ्योरम हम लगा रहे हैं, उससे क्या आता है, इस तरीके से आता है, EI इंटू P
ए बाई ई आई, ठीक है। अभी देखिए, और इसके बाद ये हम लिखते हैं सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n पी ई आई एन टू पी ए बाई ई आई, ठीक है। और आप ये जान लीजिए आई क्या चीज है, आई 1 2 3 इस तरीके से n तक ये है। अब ये फॉर्मूला जब आप देखेंगे तो आपको ये लग सकता है कि यार ये तो कोई टफ चीज है ना। ये फॉर्मूला आई आ गया, जे आ गया, एन आ गया, पता नहीं क्या क्या आ गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये बहुत ही सिंपल चीज है। अभी जब आप इसके क्वेश्चन करेंगे तो आपको लगेगा कि 6 मार्क्स जो है बिल्कुल फ्री के हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देता हूँ सारी चीजें। इसका प्रूफ भी आप देख लीजिए, इस थ्योरम का प्रूफ हम कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए, अब आपके पास इवेंट तो आपको पता ही चल गई, E1 E2 EN है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। तो इसका प्रूफ मैं कर रहा हूँ, तो मैं उस चीज को फिर से रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ E1 E2 और EN तक ये n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, ठीक है ना। तो मतलब ये वाला स्टेटमेंट मैं दोबारा नहीं लिख रहा, ये आपने दोबारा लिख लिया, एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं, ठीक है। ये इवेंट्स हैं आपके पास। अब देखिए, तो मैं इसको अगर ऐसे लिख दूं, S इक्वल टू क्या हो गया, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ऐसे आप करते जाएंगे तो ये कहां तक हो गया, EN, ठीक है। अब क्या कहा गया, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव का क्या मतलब होता है, देखिए इसका मतलब होता है कि कोई भी आप लेंगे, कोई भी पेयर लेंगे आप, ठीक है ना। ई आई ई जे जैसे मैंने लिया, 2 3 को मैं एक साथ ले लूं, 1 3 को एक साथ ले लूं, तो ये क्या होगा, ये 5 होगा, मतलब इसमें कोई भी कॉमन नहीं होगा, तो ये होगा एक्सक्लूसिव, ठीक है ना। किसी भी आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक, ये आपका एक्सक्लूसिव के लिए हो गया। अब आप देखिए इसका मतलब क्या होगा, ए जो है, अगर मैं लिखता हूं ए इंटरसेक्शन एस, ये आएगा। देखिए जरा मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इसमें जरा एक बार ये डायग्राम पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए। देखिए ये जैसे मान लीजिए ये E1 है, ठीक है, ये इतना हिस्सा EN है, ये E2 है, ये E3 है, ठीक है, इस तरीके से दिया गया। तो वो ये कहना चाहता है कि अगर मान लीजिए E1 को मैं एक साथ ले लूं, यूनियन E2 कर दूं, फिर E3 कर दूं, फिर E4 E5 ऐसे करके EN तक ऐसे कर दूं, तो ये आप देखेंगे इनका सबका यूनियन करके क्या हो रहा है, पूरा सैंपल स्पेस ऐसा आ जा रहा है। ये देखिए पूरा सैंपल स्पेस ऐसा आ जा रहा है, पूरे कवर कर रहा है ना ये, ठीक है। एक बात ये आपको क्लियर हो गई इधर से, इस डायग्राम से। अब देखिए दूसरी चीज, ये जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आप ये देख सकते हैं E1 जो है, जैसे मान लीजिए E1 है, देखिए ये E1 और E2 में कुछ भी कॉमन नहीं है, E2 और E3 में कुछ भी कॉमन नहीं, इसलिए ये सब सेपरेट है, ठीक है। इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बोल रहे हैं। एक बात आपको और समझ में आ गई। उसके बाद देखिए ए जो पार्ट आप देख रहे हैं, ए का इंटरसेक्शन अगर मैं एस के साथ करता हूँ, एस क्या है, ये ना E1 यूनियन E2, तो एस के साथ आप इंटरसेक्शन करेंगे तो कॉमन पोर्शन आपको क्या मिलेगा, कॉमन पोर्शन तो आपको सिर्फ इतना ही मिलेगा ना, यही तो कॉमन पोर्शन मिलेगा सिर्फ। तो इसका मतलब हुआ ए इक्वल होगा ए इंटरसेक्शन एस, ये वाली बात यहाँ पे हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ इंटरसेक्शन, और एस जो है वो क्या है, एस है E1 यूनियन E2 यूनियन E3, इस तरीके से आप लिख सकते हैं यूनियन EN, क्लियर। ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं, आपने इस तरीके से लिखा। अब आप इसको ये भी लिख सकते हैं, ऐसे आप चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, ए इंटरसेक्शन E1, इस तरीके से आपने लिख दिया, फिर यूनियन, फिर ए इंटरसेक्शन E2 आपने लिख दिया, ऐसे लिख दिया, ठीक है। फिर आपने यूनियन लगाया, और इस तरीके से आप लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन EN, ये देखिए, ये मतलब इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, अभी तक तो आपको कोई डाउट नहीं आ रहा होगा।
अब देखिए अगर मैं बात करता हूं इसकी प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी अगर मैं इसकी निकालूं ए इंटरसेक्शन E1, फिर ये प्लस पी ए इंटरसेक्शन E2, ऐसे ही चलता जाएगा, और ये आएगा पी ए इंटरसेक्शन EN। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर हो गया। अब जरा देखिए इसको मैं अगर इस तरीके से लिख दूं, पी ए इज इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n, मतलब आई क्या है, 1 से लेके n तक, ये देखा था ना आपने, ये हमने लिखा था इधर देखिए, आई 1 2 3 n तक है। तो इसमें आप देखिए ये पहला पोर्शन है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, फोर्थ है, इस तरीके से ऐसे है। तो मैं इसको ऐसे लिखना चाह रहा हूं, पी ए इंटरसेक्शन ई आई, ऐसे लिख दिया। ठीक है, सिग्मा मतलब क्या होता है, आई 1 से लेकर n तक है ना, तो ये जो आपने लिखा हुआ है ये पूरा, ये देखिए यहाँ से येलो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये पूरा पोर्शन जो है इसको मैंने कैसे लिख दिया, इस तरीके से लिख दिया। ये देखिए ये लिख दिया इसको ऐसे, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए सिर्फ 2 ही केसेस हैं, तब तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए 3 केसेस हैं, 4 केसेस हैं, 7 केसेस आ गए, 7 बैक्स आ गए, तो आप कितनी बड़ी प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे फार्मूले को, तो उसके लिए हमने सॉर्ट करके इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको इतना बात समझ में आ गई। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे यूज होने वाली है, ये देखिए जैसे P ए इंटरसेक्शन ई आई अगर है, ठीक है, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, P ई आई और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये देखिए मतलब ई आई जो इवेंट है वो ऑलरेडी अकर्ड, और ए की प्रोबेबिलिटी आप निकाल रहे हो इसमें। ठीक है, ये भी आपने पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में आपने पढ़ा है। ठीक है ना, नहीं है आपको ध्यान है तो आप पीछे का वीडियो बेटा देख लीजिएगा। तो हमने क्या किया, इसी का यूज किया यहाँ, ये देखिए ये जो था ना पी ए जो था, इसको हमने क्या कर दिया, ये जो लिखा था सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n, और ये देखिए ये जो चीज थी इसकी जगह ये लिख दिया। तो कैसे लिखा, पी ई आई, ई आई का मतलब है 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, ये देखिए ए और ई आई, इस तरीके से हमने लिख दिया। अभी आपको इतना समझ में आ गया, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम हमने यूज कर ली। ठीक है, और इस तरीके से हमने ये लिख दिया। अब जरा आप देखिए इस क्वेश्चन को आगे हम कर रहे हैं, तो आपको क्या पता करना है, पी, ये देखिए इस तरीके से हमने जब किया तो हम किसको लिखते हैं, ये क्या है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है ना, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ए हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, पी ए इंटरसेक्शन ई आई, ऐसे हम लिखते थे, और यहाँ लिखते थे पी ए। ठीक, ऐसे लिखते थे ना। अब जरा आप देखिए इसको हमने किस तरीके से लिखा, अभी अभी हमने जो यूज किया है, तो हमने इसको लिख दिया पी ई आई, और इसको लिख दिया पी ए अपॉन ई आई, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वाला ये लिख दिया। और पी ए, जरा थोड़ा सा आप देखिए पी ए, ये देखिए पी ए, तो पी ए को कैसे लिखा, सिग्मा आई इक्वल टू 1 टू n, और ये हो गया आपका पी ई आई इंटू पी ए अपॉन ई आई। ये देखिए अब कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो जाए, और ये थोड़ा सा ये देखने में टफ लग रहा होगा, लेकिन अभी इसके क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, आपको बिल्कुल इजी लगेगा, बिल्कुल इजी। ठीक है ना, ये देखिए ये इस तरीके से देखिए ये फार्मूला बना। अब आप ये मत सोच लीजिएगा कि इसका जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, इसमें ये सिग्मा लगा हुआ है, और इसमें देखिए जो आपका न्यूमरेटर है उसमें सिग्मा नहीं है। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब है वो अभी आप लोग समझ जाएंगे। इसमें आई इक्वल टू वही है 1 2 3 और n। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हमने देखिए एस लिया, ये
E1 E2 E3 En, ये सारा जो है बेस थ्योरम का जो स्टेटमेंट था। सैंपल स्पेस एस है, E1 E2 En तक जो है n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव इवेंट्स हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट है हमारा, और इसमें क्या है, इफ ए इज एनी इवेंट विच एसोसिएट विच अकर्स विद E1 और E2 E3, किसी के साथ भी अकर हो रही, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है। ये देखिए ये फार्मूला है, ठीक है। तो हमने इसका प्रूफ किया। अगर आपको नहीं अभी भी समझ में तो एक बार और इसको दोबारा से देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। और इसके क्वेश्चंस तो बहुत ही इजी हैं, बहुत इजी हैं क्वेश्चंस। मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और आपको जो है सब अच्छे से आ जाएंगे और 6 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहा है वो, अ बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। ओके, 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। अ बैग कंटेन्स अनदर बैग, देखिए 2 बैग हैं, 2 रेड और 6 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। ओके, वन ऑफ द 2 बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। दो में से कोई भी एक बैग हमने सिलेक्ट कर लिया। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम अ बैग विच इज फाउंड टू बी रेड, मतलब एक रेड बॉल गिरी। अब कोई भी किसी भी एक बैग में से गिर गई। अब हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। देखिए अब आपको पता चल गया होगा कि ये जो क्वेश्चन है वो बेस थ्योरम का है, ठीक है ना। क्योंकि अब वो ये कह रहा है कि जो बॉल तो गिरी, जो बॉल गिरी वो रेड थी। ओके चलो, लेकिन वो बॉल जो रेड गिरी थी, लेकिन वो कहां से गिरी, फर्स्ट बैग से गिरी। उसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, ठीक है ना। रेड बैग, सिर्फ अगर वो कहता रेड बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो बेस थ्योरम की जरूरत नहीं थी, सिर्फ रेड बॉल की अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी होती। लेकिन वो कह रहा नहीं, रेड बॉल तो गिरी लेकिन फर्स्ट बैग से गिरी है, इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। इस क्वेश्चन को मैं पूरा थ्योरी के साथ पूरा एक्सप्लेन करके लिखूंगा। उसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं उनको मैं पूरा डिस्क्राइब नहीं करूंगा, मैं सिर्फ आपको जो है डायरेक्ट फार्मूले से बताऊंगा, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए। अब हमने क्या किया, इसको लेट E1 एक इवेंट ले ली, ठीक है, E1 और एक इवेंट ले ली E2, ठीक है, बी द इवेंट्स। अगली बार मैं थ्योरी नहीं लिखूंगा, थ्योरी आपको लिखनी है, ठीक है। E1 एंड E2 बी द इवेंट्स ऑफ selecting bags respectively मतलब जो फर्स्ट बैग है उसको चूज करने की प्रोबेबिलिटी है E1 और सेकेंड बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है E2। इसका ये मतलब है, मैं ये कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं ये बात लिख दूं कि फर्स्ट बैग को चूज करने की प्रोबेबिलिटी है E1, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी तो बराबर होगी क्योंकि दो ही बैग है हमारे पास। तो फर्स्ट बैग और सेकंड बैग मतलब टोटल हमारे पास सैंपल स्पेस 2 है और सिलेक्ट करेंगे या तो फर्स्ट को या सेकंड को, तो प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2। अब देखिए दूसरी बात क्या कही है, लेट ए एक इवेंट है, ठीक है, लेट ए बी द इवेंट। क्या इवेंट है ये, ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल एक इवेंट है रेड बॉल के लिए। तो देखिए आपको मैं बताऊं, अगर मान लीजिए वो रेड बॉल फर्स्ट बैग हमने चूज किया और उसमें से रेड बॉल गिराई, फर्स्ट बैग चूज किया पहले से, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एक तरीके से हो गया ना। ये देखिए अभी कंडीशनल कैसे, फर्स्ट बैग चूज किया E1 फर्स्ट बैग है, अब रेड बॉल गिरने की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या है। तो फर्स्ट बैग जो हमारा है जरा उसको ध्यान से देखें, फर्स्ट बैग में टोटल बॉल हमारे पास कितनी है, टोटल बॉल है 8, 4 + 4, तो आप यहाँ लिख दीजिए 4 + 4 8 बॉल। अब वो कह रहा नहीं रेड बॉल गिरनी चाहिए, तो रेड कितनी है हमारे फेवर में 4। तो ये क्वेश्चन अगर मैं ऐसे देखता हूं तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, जैसे कि अभी तक नॉर्मल क्वेश्चन हम लोग करते थे। अब जरा आप देखिए, अगर मैं बात करता हूं ऐसे लिखता हूं मैं PA/E2, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, जो बॉल गिर रही है वो सेकेंड बैग से गिर रही है। तो सेकेंड बैग की अगर आप बात करते हैं तो सेकेंड बैग में कितनी बॉल्स हैं जरा देखें, 2 + 6 8 बॉल्स हैं, तो 8 हमने लिख दिया। लेकिन रेड बॉल गिरने की प्रोबेबिलिटी कितनी है सेकंड बैग से, तो 2 है, तो इसका मतलब ये कितना हो गया 1/4, यानी कि अभी ये आया। ये अभी तक क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं थी, कुछ भी नहीं है, रेड बॉल गिरने की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग से सेकंड बैग से दोनों से हमने निकाल ली। लेकिन वो अब क्या कह रहा है, तब ये क्वेश्चन जो है कन्वर्ट किसमें हो गया, बेस थ्योरम में। बेस थ्योरम की जरूरत अब पड़ रही है इस तरीके का, जब वो ये कहता है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग।
मतलब अगर वो सेकंड बैग कहता तब भी बेस थ्योरम का ही क्वेश्चन था, ऐसा नहीं कि फर्स्ट बैग का इसलिए बेस थ्योरम। मतलब जब वो रेड बॉल गिरने की सिर्फ बात कर रहा है, लेकिन अभी तक हमने ये डिसाइड नहीं किया किस बैग से गिर रही है, ठीक है ना। फर्स्ट बैग से गिर रही है उसकी प्रोबेबिलिटी हमने अलग निकाली, सेकंड बैग की अलग निकाल ली। लेकिन जब वो अब एक सिलेक्ट कर लेता है कि नहीं अब चलो बताओ इस पर्टिकुलर बैग से निकालो बॉल, तो वो क्या कह रहा है फर्स्ट बैग से निकालनी है। तो फर्स्ट बैग से जब वो निकालने के लिए कहता है तब हम देखिए किस तरीके से इसको लिखना चाहिए। इसको मैं पूरा इसलिए बता रहा हूँ, वो 6 मार्क्स से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग a ball from first bag। ओके, अब फर्स्ट बैग से तो आ रही है, गिवन दैट, अब इसमें क्या खास बात हो रही है, गिवन दैट इट इज रेड। ओके, पहले से हमें पता है कि बॉल कैसी है, रेड है, ठीक है ना। तो आप कैसे लिखेंगे, इज गिवन बाई, अब आप इसको कैसे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी के फॉर्म में। तो पहले से हमें पता है कि भैया बॉल कैसी है, रेड है, तो ए है। रेड बॉल के लिए हमने ए लिया था ना, देखिए ये देखिए, ये देखिए, लेट ए बी द इवेंट, लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, ठीक है ना। तो अब हमें पहले से क्या पता है कि रेड बॉल है, और गिर कहां से रही है, किस बैग से गिर रही है, फर्स्ट बैग से। तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, E1, मतलब हमें ये पता करना है, ठीक है। तो अब जरा देखिए जो बेस थ्योरम क्या कहती है, P E1 अपॉन A ऐसे। तो आप पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी, डिनोमिनेटर की। तो क्या आएगा डिनोमिनेटर में, देखिए मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूं जिससे आपको ऐसा ना लगे कि कुछ नया आ रहा है। देखिए ये था P1 डॉट PA/E1, ठीक है। तो मैं सिग्मा इग्मा नहीं लगा रहा हूँ, डायरेक्ट में कर रहा हूँ इसको। तो मैंने क्या किया, पहले लिखा P1 डॉट P, अब आप क्या करेंगे A/E1 ये लिखा, लेकिन सैंपल स्पेस बनाएंगे तो दोनों के लिए बनाएंगे ना पहले, इसीलिए तो उसमें लिखा था ना सिग्मा, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, तो इसमें 2 है, तो इस बार क्या आ जाएगा PE2 इंटू PA/E2। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ, ये देखिए EI लिखा है, EI, तो इसमें जब 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 1 आ गया, उसका जब ये आ जाएगा PE1 आ गया इधर, और इधर आ गया A/E1, और उसका जब सिग्मा लगा हुआ है तो प्लस लिखेंगे तो E2 वाले आएंगे, E2 वाले, फिर E3 वाले, इस तरीके, इसमें 2 हैं तो 2 आ गए। अब वो ये कह रहा है कि फर्स्ट बैग से बॉल गिरी, तो हमारे फेवर में क्या है, ये वाला फेवर में है, तो इसको आप जो है यहाँ लिख देंगे, किसमें, हमारे जो न्यूमरेटर है उसमें लिख देंगे PA/E1। देखिए क्वेश्चन बहुत आसान है, फॉर्मूला टफ है, बस देखेंगे तो फार्मूला टफ लगेगा, लेकिन मैं अगर आपको बताऊंगा, अभी मैं इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा आपको। देखिए तो देखिए PE1 की वैल्यू क्या है, PE1 की वैल्यू और PE2 वैल्यू दोनों की 1/2 है, तो मैंने यहाँ रख दी PE1 की वैल्यू 1/2, PE2 की वैल्यू 1/2, ठीक है। A/E1 ये देखिए ये 1/2 है, ये 1/4 है, तो देखिए ये मैंने ये लिख दिया 1/2 और यहाँ लिख दिया 1/4, और ये हमारे फेवर में तो ये ऊपर आ गया 1/2 इंटू 1/2। इसको जब हम सॉल्व करें तो ऊपर क्या हो गया 1/, आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए सॉल्व करने के तो कई तरीके हैं, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा कलाकारी नहीं है। ये हो गया 1/4 प्लस ये हो गया 1/8, इसको आप सॉल्व करेंगे ऊपर हो गया 1/4, 1/4 और 1/, इसको करेंगे तो 3/8 आ जाएगा। इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर लिया तो ये आ गया, देखिए कैंसिल कर दिया, 2/3 आ गया, ये लीजिए, एक 2/3 इसका आंसर आ गया। शॉर्टकट ट्रिक वाली जो बात मैं आपसे बोल रहा था वो मैं ये बोल रहा था कैसे करेंगे। देखिए आप ये देखिए 2 इवेंट हैं, मतलब जो हमारे पास बैग हैं 2 हैं, ये बैग, एक बैग हो गया, 2 बैग हो गया। उसके बाद फर्स्ट बैग में से रेड बॉल गिरने की प्रोबेबिलिटी ये लिख दी मैंने, सेकंड बैग में से रेड बॉल गिरने की प्रोबेबिलिटी ये लिख दी। अब वो कह रहा है फर्स्ट बैग में से रेड बॉल गिरनी चाहिए, तो इसको मैंने उठा क्या किया, यहाँ से नहीं किया मैंने, यहाँ से किया। और देखो सिंपल, फर्स्ट बैग को चूज किया, सेकंड बैग को चूज किया,
फर्स्ट बैग में से रेड बॉल गिरने की प्रोबेबिलिटी लिखी ये वाली, सेकंड बैग में से रेड बॉल गिरने की प्रोबेबिलिटी लिखी ये वाली। अब ये सैंपल स्पेस पूरा बन गया नीचे वाला, इसमें से हमारे फेवर में कौन सा है, इसको उठा के ऊपर रख दिया। ये लो, फार्मूला याद नहीं था फिर भी मैंने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए ना आप। और ये फार्मूला आप अगर 2-3 बार लिखेंगे तो आपको ध्यान आ जाएगा, इसमें तो कुछ याद करने के लिए भी नहीं है, तो बहुत आसान है। अब देखिए एक क्वेश्चन में कर रहा हूं, इसमें कहा गया है कि क्या कह रहा है 60%, अच्छा, ऑफ ए कॉलेज इट इज नोन दैट 60% reside in a hostel and 40% are day scholar not residing in a hostel, ओके। तो मतलब दो तरीके के इसमें जो है कैसे हैं, दो तरीके के इसमें जो है आपके स्टूडेंट हैं, ठीक है। एक है ऐसे जो हॉस्टल में रहते हैं और एक ऐसे हैं जो डे स्कॉलर हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट 30% ऑफ द स्टूडेंट हु रिसाइड हॉस्टल अटेन अ ग्रेड ए ग्रेड, ओके, और 20% डे स्कॉलर ने ए ग्रेड अटेन किया, ओके, ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर वन स्टूडेंट इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द कॉलेज एंड ही हैज ए ग्रेड। तो देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, ए ग्रेड मिला उसको, ऐसा स्टूडेंट हमने चूज किया। तो देखो हमारे पास क्या क्या है, अगर मैं मान लूं कि E1, अब मैंने कहा था मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा आपको, तो मान लिया मैंने E1 मान लिया। E1 कौन है, E1 जो है जो ये हॉस्टल वाले हैं, ठीक है। E1 रिसाइड इन हॉस्टल, ओके, और E2 मैंने मान लिया वो कौन है, डे स्कॉलर है, डे स्कॉलर है, ओके। E1 का मतलब हुआ 60%, 60% ये डे स्कॉलर है, इसका मतलब 60/100, ठीक है। और अगर मैं बात करूं डे स्कॉलर की तो कितने हैं, 40% डे स्कॉलर है, ठीक है। तो ये हो गया 40/100, क्लियर। इतना आपने समझ लिया अभी तक, यानी कि इसको मैं और सिंपल कर दूं तो ऐसे लिख सकता हूँ, 0.4 लिख सकता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब वो क्या कहता है आपसे कि ए ग्रेड वाला बच्चा चाहिए, तो ए ग्रेड वाला बच्चा चाहिए, तो मान लिया मैंने कि ए ग्रेड वाला बच्चा कौन था, हॉस्टल में रहने वाला था, उसका ग्रेड ए आया, ठीक है। तो वो कितने बच्चे हैं, तो बच्चे हैं 30%, 30% मतलब 30/100, यानी कितना हुआ 0.3। और अगर मैं यहाँ पे ये कहता हूँ वो बच्चा जो है ए ग्रेड वाला बच्चा है, वो कहाँ से आया, वो डे स्कॉलर था, तो वो कितना है डे स्कॉलर 20/100, तो यानी कितना हुआ 0.2। अब आप मुझे ये बताइए इस क्वेश्चन में अभी तक जो था मैंने सबको लिख दिया, अभी तक मुझे ये पता है कि ए ग्रेड वाला बच्चा हमने लिया, लेकिन उसने अभी ये नहीं कहा कि ए ग्रेड वाला बच्चा कहाँ से लिया, वो डे स्कॉलर था या कैसा था, हॉस्टलर था। तो देखिए लास्ट लाइन में वो ये कहता है, लास्ट लाइन में क्या कहता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर। अब इसने देखिए यहां से बेस थ्योरम का क्वेश्चन बना दिया, ठीक है। तो आप ये देखिए, मैं आपको एक बहुत अच्छे से चीज बता देता हूं। अब वो क्या कह रहा है आपसे, वो ये कह रहा है कि बच्चा कैसा होना चाहिए, स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, हॉस्टलर होना चाहिए, उसका ग्रेड जो है ए आया हो, ए ग्रेड आया हो और हॉस्टलर हो, ठीक है। तो देखिए, तो आप जब इसको लिखेंगे, अब अगर आप इसका फॉर्मूला नहीं लिखना चाहते तब भी काम चल जाएगा, देखिए कैसे। तो मैंने क्या किया, दो बातें हो रही, एक ये देखिए, पहला क्या है, वो हॉस्टलर है, तो हॉस्टलर वाले कितने 0.6 यहाँ मैंने लिख दिया, फिर यहाँ प्लस साइन लगाया, और 0.4 कौन से हैं, डे स्कॉलर, ये लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अगर वो मान लीजिए हॉस्टलर है, हॉस्टल में रहने वाला बच्चा है, तो उसका ए ग्रेड आता है वो कितना है 0.3, तो इसमें मैंने क्या किया 0.3 का मल्टीप्लाई कर दिया। और जो डे स्कॉलर है उनमें ए ग्रेड कितने का आता है 0.2 का, तो मैंने यहाँ 0.2 कर दिया। अब वो कहता है हमें प्रोबेबिलिटी उनकी चाहिए जो बच्चे जो हैं हॉस्टलर हों, उनका ए ग्रेड आया हो। तो हॉस्टलर और ए ग्रेड वाले कौन से हैं, ये वाले हैं ना, तो इसको उठा के आपने यहाँ लिख दिया 0.6 इंटू 0.3, ठीक है। अब देखिए आपने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया इससे, और ये आ गया 0.18, और ये कितना है 8, 4 इंटू 2 8 हो गया, तो हो गया 0.18, और ये नीचे कितना हो गया
तो ये आ गया 0.26, मतलब ये हो गया 18/26, यानी कि आप इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/13। ये आपका आंसर आ गया। ये सब आप करेंगे तो आपको टीचर अगर थोड़ा दयालु हुआ तो आपको 3 या 4 नंबर दे देगा, 6 नंबर नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि आप पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा। और आपको करना क्या है, इस थ्योरम की बहुत ही मजेदार बात यह है कि सब में यही फॉर्मूला लिखना है आपको। हर बार में यही फॉर्मूला याद कर लीजिए, हर बार में आपको यही लिखना है। बस ये देखिए, अब आप इसमें अगर लिखते तो कैसे लिखते कि बच्चे का ए ग्रेड तो पहले ही आ गया, ए ग्रेड तो उसका पहले ही आ गया, ठीक है, ए ग्रेड तो उसका पहले ही आ चुका है, ए ग्रेड आ गया। बस वो कैसा होना चाहिए, हॉस्टल वाला बच्चा होना चाहिए। तो हॉस्टल वाले बच्चों को हमने क्या लिखा था, E1 लिखा था। तो आप यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, इधर E1 लिख देना है, इधर ऐसे लिख दिया। और ये वाला फार्मूला जो आपने अभी पढ़ा है, ये वाला, ये फार्मूला यहाँ फिर से लिख दीजिए। ये लिखने से पहले, ये मैं इसलिए आपको ऐसे बता रहा हूँ, पहले ये मैंने इसलिए ऐसे बता दिया, यहाँ फार्मूला लिख दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं पे क्या होता है, फार्मूला देख के बच्चे डर जाते हैं कि इतना बड़ा फार्मूला है। तो मैंने आपको दिखा दिया कि फार्मूला अगर आपको नहीं भी ध्यान है तो आप कैसे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, 6 मार्क्स आपके आ जाएंगे बहुत आसानी से। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं अभी, तो आपको जो है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन ये है कि इन आंसरिंग अ क्वेश्चन इज अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गैस। दो बातें होंगी, या तो वो आंसर जानता है या वो गैस कर रहा है। तो ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, लिख लेता हूँ, फिर बाद में बहुत सारा हो जाता है। तो E1 मैंने मान लिया कि स्टूडेंट, E1 जो है स्टूडेंट नोज द आंसर। ठीक है, नोज द आंसर। ओके, अच्छा एक बात है, ये एक आंसर जानता है और दूसरे टाइप का क्या है, स्टूडेंट क्या कर रहा है, गैस कर रहा है। ठीक है, गैस इज द आंसर। ओके, दो टाइप की बातें मिल गई अभी हम। अब आगे चलते हैं। वो कह रहा है लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर एंड 1/4 द प्रोबेबिलिटी दैट ही गैसेस। अच्छा, ओके, प्रोबेबिलिटी भी इन्होंने दे दी। इसका मतलब अगर वो आंसर जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 3/4, और वो आंसर को सिर्फ गैस कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/4। चलिए प्रोबेबिलिटी दे दी। देखो कितना आसान है, अभी तक जितनी प्रोबेबिलिटी आपने पढ़ी है उसमें सबसे आसान यही है, और 6 मार्क्स का है। एज्यूमिंग दैट स्टूडेंट हु guesses the answer will be correct with the probability 1/4। oh, अच्छा, assuming that the student who guesses at the answer will be correct, the probability is 1/4। मतलब वो क्या कहना चाहता है आपसे, मतलब वो कह रहा है कि आंसर जानता है, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है कितनी है, 1/4 है। मतलब द स्टूडेंट आंसर इज करेक्ट, द स्टूडेंट आंसर करेक्टली, चलिए करेक्टली given that he guessed। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 1/4। ठीक है, मतलब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है P, वो क्या कर रहा है, गैस कर रहा है। तो गैस करने का E2 था, और वो आंसर उसका करेक्ट हो जा रहा है, तो उसका कितना है, 1/4। इसका ये मतलब है, मैथमेटिकल सिंबल में अगर लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो देखिए, अब वो क्या कह रहा है आपसे, ये देखिए, अब वो कह रहा है सारी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब आप कहोगे वो उसका तो आपने कुछ की नहीं, P E1 का क्या होगा, तो भैया उसका आंसर वो जानता है तो आंसर उसका सही है, बात खत्म। अब देखो ये दो केस बन गए। अब दो केस में जरा ध्यान से देखो, इसमें कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट ही आंसर्ड करेक्टली, उसने आंसर सही से भी दिया। ठीक है ना, तो अब देखिए, अब बेस थ्योरम यहाँ पे बनती है, वो क्या कहता है, दो केसेस बनते हैं। क्या दो केसेस बनते हैं, या तो वो आंसर जानता है और या फिर वो सिर्फ गैस कर रहा है। एक बात, अगर वो आंसर जानता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1। आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी फिर 1 हो गई ना, आंसर जानता है।
अब वो अगर गैस कर रहा है तो उसके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4, जो कि इस क्वेश्चन में दी गई है। मतलब इसने गैस किया और आंसर इसका करेक्ट भी है, तो 1/4। और ये वाला ये दूसरा केस है जिसमें वो क्या कर रहा है, वो आंसर सही जानता है, इसकी प्रोबेबिलिटी 3/4 है, और आंसर अगर सही जानता है तो उसके सही होने के चांस भी 1 होंगे, तो 1 से ज्यादा चांस हो नहीं सकते। अब वो क्या कह रहा है, देखिए यहां तक तो बात बन गई आपकी, जो आपने सैंपल स्पेस किया बनाया। अब जो बात वो कह रहा है, वो क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नोज द आंसर एंड आंसर इज करेक्ट। आंसर जानता है और आंसर करेक्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ क्या लिखना होगा, ये वाला, ये 3/4 into 1। तो जरा आप ध्यान दें, अब इसको जब आपने सॉल्व किया तो ऐसे किया 1/16। ठीक है, ये सॉल्व करना तो कोई खास बात नहीं है, सॉल्व तो आप लोग कर ही लेंगे। तो इसमें अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 12 + 1, ऐसे आ गया। तो आप इसको भी काट दीजिए, ये हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 12/13, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, आपको मैंने बताया ऐसा अगर आप करेंगे 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन आपको क्या करना है, पूरे 6 मार्क्स लेने हैं, तो वो फार्मूला आप इसमें जो है लिख दीजिएगा। ठीक है, जो आपने अभी तक सीखा है। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, फार्मूला लिखना बहुत जरूरी है। क्लियर? तो आप जो है बस आपको इतना ही काम करना है कि आप जो है इस तरीके से P(E1/A) ऐसे करके वो पूरा फार्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, ये फार्मूला मैंने आपको अभी बताया था ना, ये फार्मूला देखिए कितना अच्छा फार्मूला है ना, इसको याद कर लीजिएगा जरूर, तभी आपके नंबर अच्छे आ पाएंगे, 6 मार्क्स। ओके बेटा, मेहनत करते रहो। ओके, थैंक यू।